गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे हैं आप सभी लोग। आपको मैं कमांडोज क्यों बोल रहा हूं, याद रखिए, यदि आप बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन से पढ़ते हैं तो आप यहां पर साधारण स्टूडेंट नहीं होते हैं, आपको हम कहते हैं कमांडो। कमांडो वर्ड का मतलब यह होता है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो हर कमांड को मानता है और उसके दिमाग में कोई शक नहीं होता है और वो जो भी इंस्ट्रक्शंस को अपने कमांडर से, टीचर से मिलते हैं, उनको वो फॉलो करता है। याद रखिए, जीवन में यदि सफलता पानी है, बड़ी सफलता पानी है, तो हमें डिसिप्लिन में ही आगे बढ़ना होगा। अनुशासन नहीं होगा तो हम जीत नहीं पाएंगे कभी भी। भाई, एक आर्मी में और एक कॉमन मैन में, एक आर्मी पर्सनल में और एक कॉमन मैन में फर्क किस बात का है? डिसिप्लिन का अंतर है, अनुशासन का अंतर है। हमारी सेनाएं जो हमारी सीमाओं की रक्षाएं करती हैं, वो यदि डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, उनको फोर्स जो है डिसिप्लिन में नहीं रहेगी, तो फिर हम अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम जिसमें आप सफलता पाना चाहते हैं, यदि वो डिसिप्लिन के साथ नहीं होगा, अनुशासन के साथ नहीं होगा, तो हमें जीत नहीं मिलेगी बेटा, है ना। ठीक है, तो आज के इस ओरिएंटेशन लेक्चर की शुरुआत तो पहले हम इसी बात से करते हैं कि आप साधारण विद्यार्थी नहीं है, अब आप जनरल स्टूडेंट नहीं है, आप बायोमेंटर्स के कमांडो हैं। आप में से कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर, क्या कमांडो वर्ड आप यूज कर सकते हैं? आप बायोमेंटर्स कमांडो बोल रहे हैं हमको, क्या आपको ये तो कमांडो वर्ड तो आर्मी का होता है आपके दिमाग में, है ना। मैं क्लियर कर दूं आपको, बायोमेंटर्स कमांडो वर्ड जो है वो हमारा ट्रेडमार्क वर्ड है। जो होता ना कि कोई भी चीज होती है, नाम होता है, उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, तो बायोमेंटर्स कमांडो ये ट्रेडमार्क वर्ड है। इस वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट यह है कि हमारा जो कनेक्शन है आज से, वो ऐसा होना चाहिए बेटा कि जो भी आपके टीचर्स हैं, चाहे वो अमर सर हो, जावेद सर हो, चिन्मय सर हो, संजय सर हो, शैल मैडम हो, मैं हूं, उठ के जो भी टीचर आपके हैं, आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको आपको फॉलो करना है। दिमाग में कोई शक नहीं रखना है। सोचने का, समझने का काम हमारा कि आपको क्या पढ़ाना है, पढ़ने का काम आपका है। ठीक है, जिम्मेदारियों को बांट लेते हैं। क्या पढ़ना है ये मैं बताऊंगा, पढ़ना है और याद रखना है ये तुम्हारा काम रहेगा। क्लियर बेटा, ठीक है ना। कोई दिमाग में शक नहीं होना चाहिए। आप ऐसे बच्चे हैं बिल्कुल जो कच्ची मिट्टी के समान है। मैं क्लियर कर दूं आपके, आप 10th से 11th में आए स्टूडेंट हैं। आप 10th से 11th में आए हैं, तो अभी आपको जो है एकदम से ढेर सारी किताबें मिल जाएंगी। आपको फिजिक्स की किताब बुक 2 वॉल्यूम, केमिस्ट्री के 2 वॉल्यूम, बायोलॉजी की बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर होंगे, थोड़ा डिटेल में जाके चैप्टर होंगे, है ना। फिर नीट की तैयारी भी करनी है हमको, और 1 साल नहीं, हमें 2 साल पढ़ना है। जो भी बच्चे एम्बिशन बैच के अंदर जुड़े हैं वो 2 साल तक कंटिन्यू करेंगे। देखो बेटा, मैंने एक चीज में क्लियर कर दूं, आपने इस बार जो फीस भरी है एम्बिशन बैच के अंदर, आपने जो फीस भरी है, जब आप अगले साल इसी बैच को कंटिन्यू करके आप ऑटोमेटिकली आप विजन बैच के अंदर पहुंच जाएंगे, तो आपको आधी फीस ही भरनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि आप 2 साल के लिए यहां पर अंदर हो चुके हैं। और जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे होंगे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेंगे पूरे साल, उनकी फीस में माफ भी कर दूंगा। उनको अपने आप ऑटोमेटिकली सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे वो। ठीक है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे होंगे उनकी कोई फीस हम नहीं लेंगे, उनको हम सीधा अंदर कर देंगे। ठीक है, ये हमारे ऊपर है। आपका कर्तव्य यह है कि आपको जो है जो भी कहा जाता है उसको आपको फॉलो करना है, अच्छे से बेटा पढ़ना है। ठीक है, मैं आपकी समस्याओं को समझते हुए कि 10 से 11 में बच्चा आता है, थोड़ा स्लो स्लो समझाना पड़ेगा, बच्चे को पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना पड़ेगा बेटा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन पढ़ेगा कौन? मेरा बच्चा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन देखो बेटा, मैं आप तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन तुमको कमांडो के समान व्यवहार करना पड़ेगा। मैं तुमको डांटूंगा भी, अनुशासन में रहने को भी बोलूंगा तुमको। मैं तुमको जो है वो हर वो चीज जो तुम्हारे भविष्य को बनाती हो उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा। ठीक है, चाहे डांट हो चाहे प्यार हो। क्लियर? मेरे को इतना अधिकार दोगे? हाँ बोलो, हाँ, सिर हिलाओ जोर से। देख रहा हूं मैं कैमरा में, ये जो एप्लीकेशन है ये सब बतलाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां बैठे हो, कैसे कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो हमेशा तो मैं क्लियर कर दूं कि आप हाँ करो इस बात को कि मुझे इतना अधिकार होना चाहिए। ठीक है,
चलिए, तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना, बायोलॉजी के अंदर 100% मार्क्स स्कोर करना। क्या यह संभव है? क्या बायोमेंटर्स के पहले वाले बच्चे लेकर आए हैं? बायोमेंटर्स देश के अंदर सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। एकदम ऑनेस्ट रिजल्ट, एकदम जेन्युइन रिजल्ट। किसी देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, वहां जाके बच्चों से पूछिए क्या कोई बायोमेंटर से पढ़ा हुआ है, आपको हर क्लास के अंदर 10 बच्चे 5 बच्चे आपको मिल जाएंगे जो बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन से पढ़े होंगे। बायोमेंटर्स कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बच्चों के बीच में एक बहुत ट्रस्टवर्थी नाम है। तो बायोमेंटर्स से पढ़े बच्चे जो है, हर साल कई बच्चे ऐसे होते हैं, 20-25 बच्चे ऐसे होते हैं जो 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करते हैं। कम से कम 100 से ऊपर बच्चे ऐसे होते हैं जो 356 355 मार्क्स लेके आते हैं। कम से कम 250 से ऊपर ऐसे बच्चे होते हैं जो 350 के ऊपर नंबर लेकर आते हैं। तो आपको 360 आउट ऑफ 360 टारगेट करना है। मैं चाहता हूं हर वो बच्चा जो बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन से पढ़ रहा है वो 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करे बायोलॉजी के अंदर, और 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करे पूरे नीट में। क्लियर? टॉपर तो यहीं से होना चाहिए भाई। 11th का बैच शुरू क्यों किया हमने 2 ईयर का? हमको चाहिए टॉपर, AIR 1 चाहिए हमको ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए हमको। और ये जिस दिन आएगा बायोमेंटर सबसे हिमालय की चोटी पे पर झंडा लगा के आएगा देश का, पक्की वाली बात है। ठीक है, मतलब हमको जो है वो अपने आप को एक सबसे ट्रस्टवर्थी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टेब्लिश करना है। तो जो 11th का जो 2 ईयर बैच शुरू किया है वो इसीलिए शुरू किया ताकि देश का सबसे मेधावी, सबसे अच्छा बच्चा हमारे पास पढ़े और उसको हम जो है वो ट्रेन करें। आप लोगों को मैं कॉन्टेक्ट सेशन के लिए भी बुलाऊंगा, आप लोगों के शहर में भी मैं पहुंचूंगा। जहां ज्यादा बच्चे होंगे उस शहर में मैं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए जाऊंगा, आपसे मिलूंगा। मैं आपके लिए मैं सब कुछ करूंगा बेटा जो आपको रैंक 1 दिलवा सके। आप और मैं मिलकर जो है शपथ लेते हैं कि हम लोग फोड़ के दिखाएंगे, एग्जाम में फोड़ कर दिखाएंगे। सिर्फ मामूली सिलेक्ट नहीं होंगे हम सिलेक्ट होंगे, ढोल धमाके के साथ सिलेक्ट होंगे हम। क्लियर? चलिए, कैसे? क्या वाकई में सर ये ऐसी तो नहीं कि आप हमको कहानियां सुना रहे हैं, आपको फीस दी हमने, आप कहानियां सुना रहे हैं हमको, है ना? नहीं बेटा, तुमने फीस दी है इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन चलता रहे, सिस्टम तुमको डिलीवर करता रहे। तुमने मेरी गुरुदक्षिणा नहीं दी है, और मेरी गुरुदक्षिणा ये है कि तुम्हारा सिलेक्ट हो, मुझसे मिलने आओ, मुझसे अचीवर्स अवार्ड में आकर अवार्ड लो। ये मेरी गुरुदक्षिणा है। मेरी गुरुदक्षिणा मैं क्लियर कर दूं, मैं MBBS, मास्टर्स ऑफ मेडिसिन, PG डायबिटोलॉजी फ्रॉम जॉन हॉपकिंस, मैं बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर हूं। तो मेरी फीस जो है वो मामूली रुपए नहीं हो सकती है। मेरी फीस है आपका सिलेक्शन। दोगे मुझे? गुरुदक्षिणा दिए बगैर भागना नहीं, गुरुदक्षिणा दिए बगैर भागना नहीं। जो तुमने फीस भरी है वो एकेडमिक ईयर की फीस है, वो फीस है सिस्टम को चलाने के लिए। बायोमेंटर्स ऑनलाइन के मैनेजमेंट को चलाने की फीस है वो मेरी फीस नहीं है। मेरी फीस जो है वो है तुम्हारा सिलेक्शन। ठीक है? तो क्या करें हम? आपको जो है कठोर परिश्रम करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, बड़े सपने देखने, आपको अपने आप को जो पिछले पहले जो हो गया सो हो गया बेटा, अब उसमें नहीं पढ़ना। अब ये सोचना है कि आज से मेरे अंदर एक टॉपर का जन्म हो रहा है और मैं फोड़ कर दिखाऊंगा एग्जाम में। ठीक है? बड़े सपने देखो, बड़ी बड़ी बोलो मत, कीप मम साइलेंट, अंदर अंदर उबलते रहो, बाहर से मत करो, अंदर अंदर उबलते रहो और फोड़ कर दिखाओ एग्जाम में। ठीक है? पूरे साल में आपको सबसे बड़ी चीज जिसको फॉलो करना है वो है डिसिप्लिन। प्लीज ट्रेनिंग शेड्यूल को फॉलो कीजिएगा। जो भी कह रहा हूं आपको, जैसा भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, आंख बंद करके उसे स्वीकार कर लेना, उसको फॉलो करना, क्योंकि मैं आपका सिलेक्शन चाहता हूं, मैं आपको टॉपर बनाना चाहता हूं और इसमें मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है। मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है कि मेरे बच्चे देश के सबसे टॉपर बच्चों में शामिल हों, मेरे बच्चे देश के अंदर जो है सबसे मेधावी छात्र में शामिल हो, और मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट हो। ये मेरा स्वार्थ है। क्या मैं गलत सोच रहा हूं बताओ? और इस स्वार्थ की पूर्ति केवल तभी हो सकती है जब तुम अच्छी रैंक पर सिलेक्ट हो, है ना? और इस स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारा सिलेक्शन, मेरा स्वार्थ तुम्हारा सिलेक्शन। आई? तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारा सिलेक्शन, मेरा स्वार्थ तुम्हारा सिलेक्शन। हम दोनों का तो एक सा हो गया लक्ष्य। बस वही तो चाहिए हमको। हम एक ट्यूनिंग में, जैसे रेडियो ट्रांसमीटर होता है ना, कि रेडियो स्टेशन में हमारा 92.7 बिग FM, 93.5 रेडियो मिर्ची, ऐसा होता है ना अलग अलग स्टेशन पे। सपोज तुम्हारी मेरी भी एक फ्रीक्वेंसी होना चाहिए कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो तुम समझ लो,
उस पर ट्यून कर लो अपने आप को, है ना, ज्यादा लेफ्ट और राइट नहीं करना अपने को। जैसे होता ना अपन 93.5 फ्रिक्वेंसी अपन ने 98 लगा दिया तो थोड़ी ना बजेगा वो स्टेशन। तुमको मेरे साथ में अपनी फ्रिक्वेंसी सेट रखनी पड़ेगी। पक्का बेटा, तैयार है तू? हाँ कर, एकदम एक्टिव रहे, ये मत सोच की वीडियो देख रहा है केवल, एकदम एक्टिव रहे क्लास में, है ना, ठीक है। तो क्या लिखा है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। हमारे लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्य को हम हासिल केवल तभी कर सकते हैं जब हम डिसिप्लिन वे में हो। अब तुम खुद सोचो, एक रोड है, सड़क है, जो भोपाल से इंदौर की ओर जाती है मान लो, या बॉम्बे से पुणे की ओर जाती है। बॉम्बे, मैं बॉम्बे में रहता हूं, मैं बॉम्बे में रहता हूं, ठीक है। तो बॉम्बे से या मुंबई से पुणे की ओर एक रोड जा रही है और वो रोड पता है अपने को, ये रोड वहां पुणे पहुंचेगी। अब लेकिन उस रोड पर यदि आप रोड के साइन सिंबल को समझते हुए रोड पर नहीं चलोगे और आप किसी भी लेफ्ट और राइट मुड़ जाओगे तो क्या आप पुणे पहुंच जाओगे? टाइम लगेगा नंबर एक, या नहीं पहुंच पाओगे, या तो नहीं पहुंच पाओगे या फिर आप खो जाओगे, टाइम लगेगा आपको। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी वैसे ही होती है कि जो टीचर बता रहे हैं उस रास्ते पर चलते रहो तो पहुंच जाओगे। अपना दिमाग लगाओगे, लेफ्ट और राइट मुड़ोगे कि भैया फला आदमी जो है वो ये बेचना चाह रहा है, वो ढिका आदमी ये बेचना चाह रहा है, चलो वहां चलते हैं, चलो यहां चलते हैं, यहां पे मनोरंजन हो रहा है, तो बहुत सारे लोग तुमको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। प्लीज दिमाग में डाल लेना, तुम मुख्य सड़क पर चल रहे हो, तुम मेन रोड पर चल रहे हो, आसपास से गलियां निकल रही हैं, उन गलियों में चले मत जाना, गलियों में गुम जाओगे, गलियों में गुम जाओगे। जो मैं कह रहा हूं उस रास्ते पे चलना, बस माइलस्टोन तय करते हुए चलना, तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तुम सोचते हो जिंदगी में सफलता बड़ी आसान होती है कि हम पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई आसान रास्ता है, तुम्हारा प्लान ऊपर वाला है, जो दिखा रहे हैं इसमें पहली इमेज में वो तुम्हारा प्लान है। पर रियलिटी ये है कि कभी कभी तुमको क्या होगा, कभी कभी तुम बहुत मोटिवेटेड फील करोगे, कभी कभी तुम थोड़े डिप्रेस फील करोगे, कभी तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कभी कोई तुमको लगेगा कि किसी से तुमको अटैचमेंट फील होगा, कभी तुमको ब्रेकअप टाइप फील होगा। होता है, इस उम्र में होता है, इस उम्र में बिल्कुल होता है। आपको कोई अच्छा लग सकता है, कोई आप किसी के व्यवहार से आप अंदर तक हिल सकते हैं, मन में खाली डब्बे वाली फीलिंग आ सकती है, बिल्कुल होता है बेटा इस उम्र में। हार्मोन से यार, साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, हार्मोन से, हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं। लेकिन बेटे एक बात याद रखना, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, एक गाना भी ऐसा, ठीक है। दुनिया दिल से नहीं चलती है। तुम जिसको दिल समझते हो बेसिकली वो एमेगडाला है, जिसको तुम दिल समझते हो तुम्हारे ब्रेन का एक हिस्सा हिप्पोकैम्पस एमेगडाला है, लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, ब्रेन का एक हिस्सा लिम्बिक सिस्टम है। जो तुम्हें प्यार में महसूस होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, सारा कुछ केमिकल है। अरे यार, हर चीज की अपनी उम्र होती है। अभी प्यार करोगे तो अभी करा प्यार तो बाद में मिलेगी दुत्कार, अभी करा प्यार तो बाद में मिलेगी दुत्कार, ठीक है। नहीं होगी घर में बाहर, अच्छा से नहीं रह पाएंगे, लाइफ खराब हो जाएगी, ठीक है। ना होगा अच्छा घर बार, कर ले अभी प्यार, बाद में नहीं होगा अच्छा घर बार, ठीक है। तो क्या करना है, इस समय मन को समझाना है कि यार प्यार की ये वाली उम्र नहीं है। ये सोच लेना है कि हमारी प्रेम मोहब्बत की उम्र जो है वो क्या है, कोई कहीं है मेरा इंतजार कर रहा है। फिल्मों में दिखाते ना, कोई होगा कहीं जो मेरा इंतजार कर रहा होगा, एक राजकुमार, एक राजकुमारी जो मेडिकल कॉलेज के अंदर होगा या होगी, मान लिया अपन ने। सोच, सपना देख, एम्स दिल्ली का, एम्स दिल्ली में एक राजकुमार है या राजकुमारी है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी बेचमेट। अब वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा, ठीक है। अरे भाई मैं कहता हूं कर लेना प्रेम, खूब प्रेम कर लेना, लेकिन पहले पढ़ लो। मनाही थोड़ी ना यार, मनाही थोड़ी ना है, दुनिया में हर चीज जरूरी है ना। किसी चीज को जज नहीं कर रहे यहां पे, हम बतला रहे हैं क्या डिस्टर्बेंस जिंदगी में होते हैं, क्या डिस्टर्बेंस होंगे तुम्हारे पढ़ने के दौरान। तो जिंदगी में तुमको अप्स एंड डाउन आएंगे, अच्छा बुरा लगेगा, लेकिन अपने लक्ष्य से भटकना मत, चलते रहना, चलते रहना। तुम स्लो हो सकते हो लेकिन रुक नहीं सकते हो। यू डोंट हैव परमिशन टू स्टॉप और चेंज योर गोल, नहीं, सीधे रास्ते पे चलते रहना, सीधे रास्ते पे चलते रहना। एक दिन
मंजिल तक पहुंच जाओगे। रियलिटी देखो नीचे, रियलिटी दिखाई पिक्चर में, ठीक है। आप मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार चलते, चाहे जो संकट हो जाए, पढ़ना बंद नहीं करेंगे। स्कूल के अलावा 6 घंटे पढ़ने का कमिटमेंट करते हैं आज से। स्कूल के अलावा 6 आवर आपको पढ़ना है। 6 घंटे में 3 घंटा आपको लेक्चर के को देना है और 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी को देना है। डीपीएस करना है आपको, नोट्स पढ़ने हैं आपको, सेल्फ स्टडी को आपको देना है, ठीक है। तो सफलता का सीक्रेट क्या है? वो है टाइम मैनेजमेंट। समय, जहां जहां भी समय बर्बाद होता है वो समय की बर्बादी को रोकना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि भाई टाइम हमारा बर्बाद ना हो। हम यदि दोस्तों यारों के साथ खेलने में, बाहर घूमने में बहुत वक्त बर्बाद करते हैं तो बेटा 2 साल त्यागना पड़ेगा, क्योंकि याद रखो, मरे बगैर तो स्वर्ग नहीं मिलता। मरे बगैर तो स्वर्ग नहीं मिलता। ये तो सफलता है, तो सफलता के लिए आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। छोटे छोटे जो है वो आपको खुशियां, कि भाई मेला घूमने जाने में 2 घंटे में मजा आता, लेकिन वो 2 घंटे तुमको पढ़ने में लगाने पड़ेंगे। लेकिन जब तक तुम त्याग नहीं करोगे, जब तक तुमको बड़ा फल नहीं मिलेगा बेटा, है ना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज को तय करना पड़ेगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, जिंदगी की मेरी प्राथमिकताएं क्या है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, वो सोचना पड़ेगा। जो चीजें गैर जरूरी हैं उनमें समय को बचाना होगा। यदि एक बर्थडे पार्टी में 15 मिनट जाकर तुम बर्थडे पार्टी अटेंड करके चेहरा दिखा के वापस आ सकते हो, तो प्लीज डोंट वेस्ट 2 और 3 आवर्स। कोई काम नहीं आएगा जिंदगी में, असफल रह जाओगे ना, तो वही बुआ, वही मौसी, वही रिलेटिव, वही सब कुछ लोग तुमसे बोलेंगे यार पढ़ लेता तो कुछ हो जाता, और निकल जाओगे तो सब तो तुमको सम्मान इनवाइट करेंगे। और ये सच्चाई है, हार्ड रियलिटी है कि असफल लोगों को कोई बर्दाश्त नहीं करता, उनको कॉमन समझते हैं, उनको कोई भी मुंह में कुछ भी बोल देगा। सफल बनिए, अपनी स्वयं की ताकत बनिए, इतने सफल बनिए कि आप किसी समारोह में पहुंचे, फंक्शन में पहुंचे, तो लोग आपका इंतजार कर रहे हो। आप कब आए कब चले गए, ऐसा क्या फंक्शन अटेंड करना है बेटा जिंदगी में, ठीक है। वो सर ही क्या जो हर दर पर झुक जाए, वो सर ही क्या जो हर दर पर झुक जाए, वो सर ही क्या जिसके सामने दूसरे का सर ना झुके, जिसके दर पर सर ना झुके। अरे आदमी का इतना वजूद होना चाहिए कि यहीं पहुंचे तो थोड़ा वजन दिखना चाहिए, वजनदार बनो भाई। और ये एक बात याद रखना, सब दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइम। वक्त या तो गुजर जाता है या बदल जाता है, वक्त या तो गुजर जाता है या बदल जाता है, और वक्त को बदलने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉन प्रायोरिटी वाली चीजों को छोड़ दो, ठीक है। जो चीजें समय खराब करती हैं उनको हटा दो, ठीक है। और अपने आप को, आपने समय का सही इस्तेमाल किया है, आपने पूरा 6 घंटे, आपने 21 दिन तक, 21 डेज में कोई भी हैबिट फॉर्म होती है। 21 दिन तक कोई काम को लगातार करोगे वो आपकी आदत बन जाता है। 21 डेज कोई काम को लगातार करोगे वो आपकी हैबिट बन जाता है, और हैबिट बनाने के लिए आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना पड़ेगा। 21 दिन तक मेरे कहने पर अपने आप को एक 5 स्टार चॉकलेट 5 रुपए वाली, या कैडबरीज डेरी मिल्क 1 रुपए वाली, या मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों 1 रुपए वाली, 50 पैसे वाली, अरे जो भी चॉकलेट तुम्हारे आसपास अवेलेबल होना, अपने आप को रोज एक गिफ्ट करना। बिल मैं भर दूंगा बाद में जब सिलेक्ट हो जाओगे तब। लेकिन बोला सर हमने 50 मेलोडी खाई थी आपके कहने में, रिवॉर्ड देके वापस करो हमारी 50 मेलोडी, हम कर देंगे वापस, है ना। समझ गए बात को। अपने आप को रिवॉर्ड देना 21 दिन तक, 22वें दिन बगैर रिवॉर्ड दिए भी काम होगा अपने आप, ठीक है। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करो बेटा, है ना। प्री प्लान करो कि आज मुझे क्या पढ़ना है। 6 घंटे मेरी पढ़ाई है तो मैं क्या करूंगा, 3 लेक्चर देखने में रोज में वो देखूंगा, मैं अपना डीपीएस लगाऊंगा। और अपनी जो आपकी बायोमेंटस की कमांडो डायरी है, यदि नहीं है आपके पास तो उसको प्रोडक्ट स्टोर से ऑर्डर कर लेना। और जो प्राइम प्लस वाले बच्चे उनको घर पे मिल चुकी होगी डायरी, तो आप वो डायरी में भरना अपनी एंट्रीज, है ना बेटा, क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि हम बायोलॉजी बायोमेंटस में क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या खास है, क्या मेरे पास जादू है, या फिर मैं परी हूं, मैं छू दूंगा, ये मेरी वो है। परी के पास होती ना छड़ी, आ गई तुम्हें छू दिया, पूरा बायोलॉजी तुमको आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डोंट बिलीव इन चमत्कार कि कुछ चमत्कार होगा, ठीक है। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई जादू नहीं होगा, कोई भी काला जादू नहीं होगा, सफेद जादू नहीं होगा, कोई भी जादू, चमत्कार, मैजिक, मिराकल यहां नहीं होगा। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एक ही फॉर्मूला है, अच्छे से कोर्स को कंप्लीट करना है, हर कॉन्सेप्ट को समझना है, हमको जो है वो रट्टाफिकेशन नहीं करना है हमको, ओके। नहीं कॉन्सेप्ट छोड़ के रट्टा मारा, हाँ मारा, नहीं करना था भाई, नहीं करना था, रट्टा नहीं मारना है। नो रट्टाफिकेशन के, स्ट्रिक्टली नो टू रट्टाफिकेशन के, एवरीथिंग इज हैविंग ए कॉन्सेप्ट के, नो रट्टाफिकेशन के, कोई भी रट्टा नहीं लगाएगा, ठीक है। रटना नहीं है,
समझना है। एवरीथिंग इज हैविंग ए कॉन्सेप्ट, हर चीज के में एक अवधारणा होती है, उसको समझना है। अरे देखो ना यार, जो आपका साइंटिफिक नेम है पोटैटो का, सोलेनम ट्यूबरोसम, क्या बोलता है? सोलेनेसी फैमिली का मेंबर हूं मैं, सोलेनम वर्ड कहता है। ट्यूबरोसम मतलब मैं ट्यूबर हूं, अंडरग्राउंड मोडिफाइड स्टेम, ट्यूबर कहलाता है वो। तो आलू एक ट्यूबर है ना, साइंटिफिक नेम याद है तो आपको मालूम चल गया, ठीक है। आलू की फैमिली सोलेनेसी है, सोलेनम से मालूम चल गया, या फैमिली मालूम है और फल मालूम है, नाम मालूम चल गया। हर चीज कनेक्टेड है बेटा। टमाटर का नाम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेटम, लाइकोपर्सिकॉन मतलब लाइकोपिन पिगमेंट बड़ी मात्रा में इसके अंदर है। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन के अंदर ग्लाइसिन एमिनो एसिड मैक्सिमम क्वांटिटी में। तो एवरीथिंग इज हैविंग ए कॉन्सेप्ट, हर चीज के पीछे एक कहानी छिपी है, कहानी को समझना है हमको। एंड वी हैव टू डिस्कस लॉट्स ऑफ स्टोरीज ड्यूरिंग द बायोलॉजी लेक्चर्स के। हम दिल को छू देने वाली कहानियों को भी सुनेंगे, हम बायोलॉजी को एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। गूगल कहता था या कहता है कि बेस्ट बायोलॉजी टीचर इंडिया में डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। मैं हालांकि इसकी बहुत बातों को नहीं मानता हूं, क्योंकि गूगल जो है वो एक बलून के समान है, आज किसी और को दिखा रहा है, परसों किसी और को दिखाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहता हूं कि आप देश के सबसे अच्छे 10 बायोलॉजी टीचर जो हो सकते हैं, देश के अंदर जो सबसे अच्छे 10 बायोलॉजी टीचर पूरे ऑल ओवर इंडिया हो सकते हैं, उनमें से एक से आप पढ़ रहे हैं, उनमें से एक से आप पढ़ रहे हैं। और 10 के 10 बायोलॉजी टीचर में सबसे अधिक यदि एकेडमिक क्वालिफिकेशन किसी के पास है तो टॉप 3 में से एक मैं हूं। अपने मुंह अपनी बुराई क्यों कर रहा हूं? नहीं, बुराई नहीं कर रहा हूं, अपने रियल अकॉम्प्लिशमेंट अचीवमेंट्स को आपको शेयर कर रहा हूं कि नहीं, आप भरोसा रखिए, जो मैं आपको कहूंगा वही सच है। अपना दिमाग लगाना बंद कर देना बायोलॉजी में, जो मैं कह रहा हूं वो मान लेना बस, के चाहे लेफ्ट राइट दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। यकीन दिलाने के लिए भगवान भी कभी कभी, ईश्वर भी कभी कभी क्या कुछ महिमा दिखाता है, चमत्कार दिखाता है कि भैया तुम्हें यकीन रहे कि ईश्वर है। तो मैं वही कह रहा हूं आपसे कि मुझे ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है, कई बार बच्चे जो है उनको लगता है ऑनलाइन में कि पता नहीं सर, हमको तो अपने लोग जो सुन रहे हैं आस पड़ोस, उन पे भरोसा करें, किस पे भरोसा करें, तो ऑनलाइन है। नहीं, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं कोई जो है वो ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो इन्फ्लुएंस करते करते पढ़ाने लगा, जो यूट्यूबर से वहां आ गया। नहीं, आई एम बेसिकली मेनली मैं एक डॉक्टर हूं और एक जो है वो मेंटोर हूं बैठ के, और मैं सालों से हूं, 1998 से पढ़ा रहा हूं मैं, मेरा सालों का पढ़ाने का अनुभव है, ठीक है। मेरा बैच 1996 से एमबीबीएस बैच है, और मैं एमबीबीएस के दौरान से पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मुझे जो है वो बहुत साल हो गया, मुझे 25 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको जो मैं कह रहा हूं वो बात आपको मानना है। बायोमेंटस की पूरी टीम जो है वो अनुभवी टीचर की टीम है। संजय सर को देखो, बहुत अनुभव है उनको, अमर सर को बहुत अनुभव है, एंड सारे टीचर वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं, आपको उन पर ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। भरोसा नहीं करोगे तो भगवान भी कभी नहीं मिलेगा, अल्लाह भी कभी नहीं मिलेगा। भरोसा करोगे तो गॉड भी कभी नहीं भरोसा नहीं करोगे तो गॉड भी कभी नहीं मिलेगा। भरोसा करोगे तो अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु सब सामने आएंगे, सब तुम्हारी मदद करने को सामने आएंगे, ठीक है। एक आदमी था, उस आदमी को भगवान पर जो है वो बड़ा भारी भरोसा था, है ना। गांव, एक दिन क्या होता है कि गांव में जो है वो बाढ़ आ गई होती है, तो वो आदमी जो है वो पेड़ पर, एक बड़े से पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता है। और जब लोग कहते हैं बाढ़ आने का खतरा, नहीं, क्या होता है, बांध टूट गया होता है, बाढ़ आने का खतरा होता है, तो गांव में अनाउंसमेंट हो जाता है पहले कि भैया बाढ़ आ रही, गांव में पानी आ रहा गांव की तरफ, फटाफट गांव खाली करो। तो एक जीप वाला बोलता है, ए भैया पेड़ से नीचे उतर, जीप में बैठ के बाहर निकल जाते हैं। बोलता नहीं, तुम जाओ, बाकी गांव को लेकर जाओ, मैं पेड़ पर बैठा हूं, मुझे भगवान पे पूरा यकीन है, मुझे बचाने आएगा भगवान, ठीक है। फिर जब वो पानी गांव में भर जाता है तो फिर क्या करता है वो, फिर जो है वो आदमी जो है वो उसको एक नाव वाला आता है, नाव लेके बोलता है, अरे बैठ, नाव पर बैठ जा, मैं तुझे गांव पानी से बाहर निकाल देता हूं, क्योंकि ये तो पता नहीं कब तक चलेगी बाढ़, ये बांध टूट गया है। बोलता नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, बचाने आएगा। अब पानी पेड़ के ऊपर तक आने लगता है धीमे धीमे, तो ऊपर एक हेलीकॉप्टर जा रहा होता है रेस्क्यू वाला, वो ऊपर से एक रस्सी फेंकता है, बोलता रस्सी पकड़ ले भाई, बचा लेंगे तेरे को। बोलता रहने दो यार। फाइनली वो डूब जाता है। बड़े गुस्से में आदमी भगवान के पास जाके बोलता है, यार कोई सिस्टम सिस्टम है कि नहीं है, एकदम जो है वो सिस्टम, क्या पूरे सिस्टम की ऐसी तैसी कर रखी है, हम तुम पर यकीन करते हैं कि तुम आओगे तुम आओगे तुम आओगे, और तुम आए नहीं। तो भगवान बोलते हैं, अरे पगले, जीप कौन ने भेजी, नाव कौन ने भेजी, हेलीकॉप्टर कौन ने भेजा, बता। अब तू पकड़ा ही नहीं, तू ना जीप में बैठा, तू नाव में बैठा, ना तू हेलीकॉप्टर की रस्सी पकड़ा हो, अब मैं क्या करता बता। तब आदमी की बात समझ में, अरे
ये तो भगवान की महिमा थी। तो ईश्वर जो है ना वो आपको माध्यम प्रोवाइड करता है। तो आप यहां पर यदि प्लेटफॉर्म पर आप है तो आप समझ लीजिए आपको एक मीडियम मिला है। अब मीडियम अकेला, अब आप बोलोगे सर हमारा सिलेक्शन मान लो नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? जैसे उस आदमी ने ना जीप पकड़ी, ना नाव पकड़ी, ना उसने हेलीकॉप्टर की रस्सी पकड़ी, उसने कुछ भी पकड़ने तैयार नहीं था। वो दोष भगवान का दे रहा था वो, जबकि सामने सब कुछ था, उसके सब कुछ था, जान बचाने के पूरे मौके थे उसके पास में। तो वही वाली बात है कि आपको जब तक आप अपने से खुद से मोटिवेट होकर पढ़ने में सामने नहीं आएंगे, कैसे काम चलेगा बताओ, है ना? ठीक है, तो स्लो शुरू करो, धीमे धीमे बेटा हम कोर्स को शुरू करेंगे। स्लो इज बेटर देन फास्ट, यानी बहुत तेज चलकर एकदम जोश में काम करके बाद में होश खो देना वो सही नहीं है, बल्कि पूरे समय अपने जोश को बनाए रखना, होश को बनाए रखना जरूरी है बेटा। ठीक है, क्लियर? तो हम पहले कोर्स को थोड़ा स्लो शुरू करेंगे, धीमे धीमे हमारी स्पीड बढ़ेगी, है ना, ताकि आप हमारी भाषा को समझ सकें, हमारे पढ़ाने के तरीके को समझ सकें। आपको शुरू के 1 महीने जो है वो बर्दाश्त करना है, सब्र से काम करना है आपको, ताकि आपको सिस्टम को आप समझ जाओ। शुरू में सिस्टम आपको थोड़ा बर्डन लगेगा कि यार रोज डीपीएस लगाने हैं, हर वीक टेस्ट देना है ना, 3 लेक्चर सुनना है, लेकिन थोड़े दिन में बिलीव मी आपको इसकी हैबिट हो जाएगी, आप इसके बगैर नहीं रह पाएंगे। एक्लेमेटाइजेशन का मतलब होता है अपने आप को ढालना। तुम अभी जो कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, पर सिस्टम में आने के बाद तुम्हें कमांडो के समान व्यवहार करना है, अपने आप को एक्लेमेटाइज करना है, हमारे कल्चर को, हमारी प्रोसेस को समझना है। बायोमेंटर्स आर्मी के समान डिसिप्लिन वाला एक इंस्टीट्यूट है, तो यहां के डिसिप्लिन को फॉलो करना है, यहां की प्रक्रिया को फॉलो करना है। यदि आप इनडिसिप्लिन पाए गए, आपने कोई भी अभद्र व्यवहार किया, आपने अपने बैचमेट के साथ कोई ऐसा कमेंट किया जो बड़ा डेरोगेटरी खराब कमेंट था, आपने जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किए, आपने धर्म के आधार पर किसी पर भेदभाव किया, आपने लिंग के आधार पर भेदभाव किया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन किया, आपने कास्टिज्म के आधार पर कोई कमेंट किया, तुरंत आपको बाहर निकाल के फेंक देंगे, 1 भी रुपया रिफंड नहीं देंगे, नॉट ए सिंगल रुपी, नो रिफंड एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू। कोई दिल में कोई डाउट मत रखना इस चीज को लेके, ठीक है? एकदम स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। कोई भी ऐसी चीज जो किसी की भावनाओं को आहत करती हो, कोई भी ऐसी चीज जो दूसरे को दुखी करती हो, वो यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है? तो आपको यहाँ के सिस्टम को समझना होगा, यहाँ के डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अपने आप को जो है वो ट्यून अप करना पड़ेगा, ताकि हम कोर्स को समय पर पूरा कर सके, कोई बैकलॉग ना लगे। हर दिन कमिटमेंट करना पड़ेगा कि 6 घंटा हमको स्कूल के अलावा रोज पढ़ना है। यानी अब आपको 2 साल जो है अपने आपको झोंक देना है नीट के लिए। नीट निकलने के बाद तुम और मैं साथ घूमने चलेंगे, नीट निकाल लो, अच्छी रैंक पर लेके आओ, अच्छी रैंक लेके आओ, तुम जहां बोलोगे वहां तो ऐसा जाऊंगा मैं, ठीक है? लेकिन अभी पढ़ने पर फोकस करना है, ठीक है? सिलेबस क्या है हमारा, हम क्या सिलेबस कवर करेंगे इस समय, इस साल एम्बिशन बैच में जो है नीट 2025 को हम टारगेट कर रहे हैं, तो क्या सिलेबस कवर करेंगे हम, ठीक है? तो हमारे सामने सिलेबस जो है वो ये है, ठीक है? 11th में यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है? तो 11 में यूनिट 1 है, उससे नोट कर लो, आपकी बुक में नोट कर लो बेटा, ठीक है? यूनिट 1 से जो है वो 10 से 12 एमसीक्यू आते हैं, यूनिट 2 से 6 से 9 एमसीक्यू आते हैं, यूनिट 3 से 9 से 14 एमसीक्यू आते हैं, ठीक है? ये सारे चैप्टर प्रेजेंट है। अब उसमें थोड़ा सा जो है सिलेबस को रैशनलाइज किया गया है, जैसे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर में जो है कुछ कोर्स को उन्होंने पिछली पुरानी एनसीईआरटी से हटा दिया उन्होंने, जैसे उन्होंने टिश्यू को हटा दिया, उन्होंने सीधा फ्रॉग डाल के रखा हुआ है और ऑर्गन डाल के रखा हुआ है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, कुछ हिस्से ऐसे हैं एनसीईआरटी के जिनको पुरानी एनसीईआरटी की तुलना में नई एनसीईआरटी में ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, हम उनको भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? तुमको टिश्यू नहीं मालूम तो तुम ऑर्गन कैसे समझ लोगे? तुमको जब टिश्यू नहीं मालूम तो ऑर्गन समझ में नहीं आएगा बेटा, है ना? तो आपको जो जरूरी है वो सब हम पढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट जो है वो ऐसी रिस्क नहीं लेगा कि कोई हिस्सा जो एग्जाम में आ सकता हो उसको हम छोड़ दें, क्योंकि अभी तक एनटीए का कोई स्टैंड नहीं आया। एनटीए का स्टैंड कब आएगा? 2024 का जब नीट हो जाएगा तब मालूम चलेगा हमें बात, ठीक है? तो अभी हम कोई डाउट में, क्योंकि बाद में हम फिर छूटे हुए हिस्से को कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा वक्त देना, सब्र से मेरी बात सुना। लोग बोलते रहेंगे कि यार ये तो नहीं है कोर्स में, ये नहीं है कोर्स में, लेकिन हम क्यों पढ़ा रहे हैं कोर्स में? क्योंकि ये एनटीए कभी भी इसको शामिल कर सकता है। अभी बुक में लिखा हुआ है रैशनलाइज ड्यू टू कोविड-19, तो रैशनलाइज को कभी भी वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अभी बोल रहे हैं रैशनलाइज क्या उन्होंने, इसको वो बोल देंगे नॉर्मलाइज सिलेबस को ही हम फॉलो करेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो जैसा कह रहे हैं वैसा फॉलो करना पड़ेगा। यूनिट 4 के लिए हम बात करें तो इसमें से इन्होंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मिनरल न्यूट्रिशन को हटा दिया इन्होंने नीट 2024 में, लेकिन हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पुराने पेपर्स में आया हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये नए सिलेबस में के अकॉर्डिंग तो नहीं आएगा, तो लेकिन ऐसा कोई भी आउटकम, ऐसा कोई भी डिसीजन अभी एनटीए ने नहीं दिया है, कोई भी स्टेटमेंट एनटीए से नहीं आया है, नेशनल मेडिकल बोर्ड से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि सिलेबस कम होगा तो उसे फॉलो करेंगे।
तो अभी हम कोई रिस्क नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो आप गुस्सा मत करना, कुछ हिस्से ऐसे होंगे जो ओमिट हो चुके हैं उनको भी पढ़ेंगे ताकि सेफ्टी पॉइंट बना रहे। नहीं आएगा बेटा तो नहीं आएगा ना, यदि मान लो नहीं आया तो क्या टाइम ही लगाया था हमने उसमें, लेकिन यदि आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आ गया तो फोड़ कर आना हमको, ठीक है। ऐसे ही ह्यूमन फिजियोलॉजी में अब आप सोचो, जैसे इन्होंने डाइजेशन सिस्टम को हटा दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्होंने हटा दिया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को हटा दिया इन्होंने, ठीक है। अब तुम सोचो इनके हटा देने से क्या आपका मेडिकल का सिलेबस बदल जाएगा? क्या आपको इसके हटा देने पर क्या इंटेस्टाइन इंसान के अंदर नहीं बचेगी? अरे भाई ये तो बेसिक्स है, तुमको बक्कल कैविटी, इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, पेंक्रियाज नहीं मालूम होगा तो तुम कैसे पढ़ोगे? तो पॉइंट ये है कि कुछ चीजें बड़ी इरेशनल हैं, तो हमको चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वो हिस्से जो ओमिटेड हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे ताकि हमारी समझ का विकास हो सके, हम अपने आप को ठीक से तैयार कर सके। अदरवाइज क्या होगा, हम सिलेबस में सिस्टम, जैसे मैं हार्मोन पढ़ाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा ये हार्मोन डाइजेस्ट सिस्टम में काम करता है, ये कोलेसिस्टोकाइनिन है गॉल ब्लैडर पे जाके काम करता है, ये लिवर पे जाके काम करता है, ये स्टमक पे जाके काम करता है। अब तुमको स्टमक के बारे में कुछ पता ही नहीं, इसके लेयर के बारे में कुछ नहीं पता, तो कैसे काम चलेगा? तो पढ़ना सभी पड़ेगा। इन्होंने केवल एक ट्रिक खेल लिया, इन्होंने डाल दिया ऑर्गन एंड फ्रॉग। अब ऑर्गन है तो टिश्यू तो पढ़ाना ही पड़ेगा आदमी को, उसके बगैर ऑर्गन कैसे पढ़ लेंगे हम? और टिश्यू नहीं मालूम होगा तो कोई भी सिस्टम से नहीं पढ़ पाओगे। तुमको इपिथेलियल टिश्यू नहीं मालूम है तो तुम कैसे पढ़ पाओगे आगे के सिस्टम सारे? तुमको कनेक्टिव टिश्यू नहीं मालूम है तो बाकी की पूरी फिजियोलॉजी समझ में तुमको नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे सिलेबस में से 1 से 5 तक की गिनती हटा दी है। सुनना बात ध्यान से, मैंने कहा कि तुम्हारे सिलेबस में जो है 1 से 10 तक की काउंटिंग हटा दी मैंने। काउंटिंग इज नॉट इन योर सिलेबस। एडिशन कि 1 में 1 जोड़ोगे 2 होगा, वो भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। और तुमसे कहा गया 2 से लेकर 10 तक के पहाड़े टेबल तुम्हारे सिलेबस में है। तुम्हारे सिलेबस में हम एग्जांपल दे रहे हैं कि तुम्हारे सिलेबस में 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, 4 का टेबल है, लेकिन काउंटिंग नहीं है और एडिशन नहीं है। तुम बोलोगे भाई कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हो भाई, टेबल को 2 2 2 4, 2 3 6, भाई 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, तो जोड़ना तो आना चाहिए। एडिशन नहीं आएगा तो टेबल कैसे बनेगा? और काउंटिंग नहीं आएगी तो टेबल कैसे बनेगा भाई? 1 2 3 4, वो तो काउंटिंग तो आनी चाहिए हमको। तो वो सिलेबस में ना होके भी सिलेबस के अंदर है वो, तो वैसे ही इन्होंने हटाया है कि जो चीज को इन्होंने रैशनलाइज करने के चक्कर में इन्होंने ओमिट कर दिया है वो अपने आप अंदर सिस्टम में है वो। तो याद रखो वो भी पूरा करेंगे हम, है ना। तो इफ और बट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। हमारा प्रिपरेशन प्लान क्या रहेगा अपने के, हम जो है ओमिटेड पोर्शन को भी कवर करेंगे क्योंकि अभी तक एनटीए का कोई भी स्टैंड इसके ऊपर नहीं आया है। प्लीज बार बार मैं ये बात समझा रहा हूं कि ताकि तुम लोगों को ये ना लगे कि बायोमेंटर में कुछ ज्यादा पढ़ाते, नहीं, बायोमेंटर में आपको प्रॉपरली ट्रेन करते ताकि मेडिकल कॉलेज तक दिक्कत ना हो आपको। तो वो हिस्सा जो ओमिटेड है वो भी हम कवर करेंगे, हाँ थोड़ा कम डेप्थ में कवर करेंगे पर कवर करेंगे ताकि एनटीए का अभी तक कोई स्टैंड इसके ऊपर आया नहीं है, ठीक है। क्लासेस आपकी मंडे से फ्राइडे आपकी क्लास होगी, एक क्लास आपकी जो है बायोलॉजी में पर डे लगेगी, पर नंबर बढ़ के कभी सिलेबस को हमें स्पीड अप करना पड़ेगा तो कभी कभी बायोलॉजी की 2 क्लास भी हो सकती हैं आपकी, ठीक है ना। फिर लेक्चर जो होंगे 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के ड्यूरेशन के होंगे। हर सैटरडे आपका एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा, पीसीबी टेस्ट होगा आपको, जो 9 AM से 9 PM के बीच में कभी भी आप दे पाओगे। और वो टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो आपके ऑल इंडिया लेवल पर आपके कंपटीशन को वो चेक करेगा। आपके बैच में जितने भी बच्चे होंगे, अब देखो बेटा अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है एम्बिशन बैच के अंदर, काफी बच्चे एम्बिशन बैच में हैं, लेकिन मैं वही बताऊं आपसे कि आपको ये कोशिश करनी है कि आप टॉप 50 के अंदर अपनी रैंक बना के रखें अभी हमेशा, ठीक है ना। फिर चैप्टर का सीक्वेंस जो हम पढ़ाएंगे, हमारे पढ़ाने का सीक्वेंस एनसीईआरटी के सीक्वेंस से अलग हो सकता है। हम आपको जो सीक्वेंस पढ़ाएंगे वो सीक्वेंस जो है वो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा, क्योंकि कई चैप्टर ऐसे हैं एनसीईआरटी में जो उनको रैंडम सीक्वेंस में दे रखा है, तो हम रैंडमाइज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे ताकि हमें हर एक चीज समझ में आए, ठीक है। हम 100% एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर करेंगे, 100% एनसीईआरटी के सिलेबस को हम कवर करेंगे, साथ में हम 20% क्वेश्चन सिलेबस भी लेके चलेंगे। 20% क्वेश्चन सिलेबस का मतलब है कि बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अंदर कई चीजें ऐसी होती हैं जो अनकही होती हैं, उनको भी हमें समझना होता है बेटा, है ना। तो उसमें लेके आप अपने मैंने कहा ना, यहां बायोलॉजी को आप महसूस करेंगे, आपको 360 ऑफ 360 आपको जब ही मिलेगा जब आपका स्पेक्ट्रम बड़ा होगा। तुम सोचो एक आदमी छत पे से नीचे कूद रहा है, तुमने एक चादर लेके खड़े हो, आदमी का साइज जो है वो है मान लो 6 फीट लंबा आदमी है, तुमने 6 फीट लंबी चादर लेके 3 बाई 6 की चादर लेके नीचे खड़े हो, कूद जा भाई कूद जा। कूदा वो, थोड़ा लेफ्ट राइट हुआ तो धाड़ों से मर जाएगा बेचारा वो, लेकिन उस आदमी को नीचे कूदना है, तुमने एक नेट लिया बड़ा सा,
जो 15 फीट लंबा 20 फीट चौड़ा है तो कहीं भी गिरेगा तो बच जाएगा वो। तो ऐसे ही होता है एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा होता है कि आपका ब्रेन का स्पेक्ट्रम बड़ा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई ऐसी होना चाहिए कि आप जब भी कुछ पढ़ोगे 20% भूलोगे, उसमें से 120% पढ़ोगे तो 100% याद रहेगा, 100% पढ़ोगे तो 80% याद रहेगा। समझो बात को। कोई भी नेशनल लेवल का ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो है, जिसको बहुत लोग तो सो कॉल्ड बड़ा इंस्टीट्यूट समझते हैं, उसके नोट्स में बायोमेंटर्स के नोट्स में कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। बायोमेंटर्स के नोट्स आपको बेहतर ही मिलेंगे, बायोमेंटर्स की पढ़ाई आपको बेहतर ही मिलेगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले क्लियर कर दूं आपको। ठीक है ना। आपकी जो मेन बुक रहेंगी वो रहेगा एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है आपको, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है। ठीक है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एनसीईआरटी की साइट से। तो यही किताबें आपको चाहिए। कोई भी फैंसी गाइड जिसमें बहुत अच्छा सुंदर सा फोटो बना हो, इतनी मोटी किताब हो जो झूठा झूठा वाला करती हो, ये फिनिश फास्टर, ये वाला फास्टर, फिंगर टिप, ईयर टिप, नोज टिप, है ना, आई टिप, हेयर टिप, ऐसी किताबें मत लेना, सब बकवास है। जो हम बता रहे हैं बस वही किताबें, बायोमेंटर्स के क्लासरूम नोट्स, बायोमेंटर्स का मटेरियल, बायोमेंटर्स के डीपीएस, बायोमेंटर के टेस्ट, मोर देन सफिशिएंट, काफी है। ठीक है, सब कुछ शामिल है उसके अंदर, सारी किताबों का निचोड़ उसके अंदर शामिल है। ठीक है, बॉटनी जूलॉजी के कंफ्यूजन मत पढ़ना। अब आपको पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है किसमें, जूलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी आती है बॉटनी में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स आता है जूलॉजी में, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट और जो है वो एनाटॉमी ऑफ प्लांट आती है किसमें, बॉटनी के अंदर आती है। तो कई चैप्टर ऐसे बॉटनी जो, और कुछ सेल बायोलॉजी है, टिपिकली बॉटनी में आती है, पर कुछ क्वेश्चन जूलॉजी में भी आ सकते हैं। तो उस फेयर में मत पढ़ना, हम बायोलॉजी समझकर ही पूरा कोर्स पूरा करेंगे हम। ठीक है, क्लियर। फिर कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जहां पे मैं बोलूंगा थोड़ा बेटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको, तो वो उसके लिए भी तैयार रहना आपके सजेस्टेड पोर्शन को पढ़ने के लिए। ठीक है, एडिशनल स्टडी में कई चीजों में मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको मैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपके, आप उन क्वेश्चन को भी डील कर सके जो कई बार बियॉन्ड द सिलेबस आते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टॉपर बनाने में रोल प्ले करते हैं, वो भी बनना चाहिए हमको। ठीक है ना। तो प्लान क्या है हमारा, कैसे फॉलो करेंगे इस पूरे प्लान को हम। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो देखो बेटा, हमारा लक्ष्य यह है कि हम 11th क्लास के दौरान बायोलॉजी अकेले में, अकेले बायोलॉजी की बात चल रही है, 10,000 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम 11th क्लास के दौरान जो है वो एक साल में भी 10,000 से अधिक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अपने 11th के पोर्शन पर बायोलॉजी से। कोई ऐसा एमसीक्यू नहीं होना चाहिए जो हमने सॉल्व ना किया हो। जितनी भी बेस्ट किताबें हैं, बेस्ट चीजें, सबके एमसीक्यू आपको जो मिलेंगे, पूरा एनसीईआरटी पे मास्टरी हासिल कर लेंगे हम। क्या आएगा बाहर से बताओ, कुछ बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे जिनको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिनको आप प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, और आपको बुकलेट्स मिलेंगी, उनका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं बेटा पढ़ने के लिए। उनमें एमसीक्यू भी होंगे बुकलेट में, आपको फॉर्मूला शीट और वर्कबुक भी मिलेगी। आपको कमांडो डायरी जो है आप प्रोडक्ट सेक्शन से ऑर्डर कर सकते हैं, प्राइम प्लस वाले बच्चों को किट के साथ मिलेगी वो। ठीक है, करना क्या है आपको, सफलता के लिए आपको रोज लेक्चर देखने हैं। किसी भी दिन लेक्चर का बैकलॉग मत लगाना बेटा, लेक्चर को कभी मिस मत करना, है ना। तो लेक्चर देखने हैं आपको, लेक्चर के बाद आपको डीपीएस सॉल्व करना है, क्लास के नोट्स को आपको जो है वो पढ़ना जरूर है, क्योंकि जो लेक्चर में बताया गया कोई पॉइंट आपने स्किप तो नहीं कर दिया, नोट्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा। बुकलेट को डाउनलोड कर लेना है ताकि आप क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस बार बार कर सके आप। ठीक है, टेस्ट को कभी मिस नहीं करना बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज समय समय पर मिलेंगी आपको, उनको करते जाना है। फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे, जैसे मैच दी कॉलम होंगे, वो भी करते जाना है आपको। ठीक है, डिस्कशन प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल रहेगा जिसमें कि आप बच्चे आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिस्कशन प्लेटफॉर्म में आप कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी पूछना है, तो आपके दोस्त लोग आपकी मदद कर सकते हैं। बायोमेंटर्स एक बड़े परिवार के समान है, तो आपको उस परिवार के साथ एक दूसरे की आप हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है ना। ठीक, डाउट सेशंस में आप जो है वो लाइव डाउट सेशन होंगे। आपकी क्लासेस क्या लाइव होंगी, क्लासेस लाइव नहीं होंगी, क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी। क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी ताकि आपका डिसिप्लिन बना रहे, कभी टीचर की बीमार पड़ने से या किसी और कारण से आपका शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो। तो क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी क्योंकि उसमें कम डिस्टर्बेंस होता है। लाइव क्लासेस में हमने लेकर देखा है बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बच्चे चैट करते हैं, अननेसेसरी चैट करते हैं, अननेसेसरी कमेंट करते हैं, टीचर का ध्यान कमेंट पे जाता है, उससे टाइम खराब होता है। क्लासेस होंगी रिकॉर्डेड। फिर सर हम आपसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, अरे लाइव सेशंस होंगे ना वीक में, आपको पता होगा किसी दिन गीतेंद्र सर आ रहे हैं, किसी दिन अमर सर आ रहे हैं, किसी दिन जो है वो चिन्मय सर आ रहे हैं, संजय सर आ रहे हैं, तो आपको पहले से पता होगा कि लाइव सेशन है, आपसे टीचर्स बात करेंगे, आपके इश्यूज को समझेंगे, आपके डाउट को लाइव क्लियर करेंगे। ठीक है ना। हमारा वेबसाइट है biomentos.online, आप गूगल प्ले स्टोर से आप जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बायोमेंटस ऑनलाइन का एप्लीकेशन है बेटा। ठीक है, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही पढ़ाई करनी है हमको। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट जो है वेबसाइट है। ठीक है, फिर याद रखिए बायोमेंटस का कोई भी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है।
किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे मत जुड़िएगा, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है कोई भी तरह का पेमेंट मत करना, किसी भी गूगल हैंगआउट ग्रुप से मत जुड़िएगा, कोई पेमेंट मत करना। बायोमेंटर्स से में जो पेमेंट है सिर्फ वेबसाइट के थ्रू होता है, ऐप के थ्रू होता है। बायोमेंटर्स में सिर्फ ऐप जो है वो कोई भी व्यक्ति नगद पेमेंट आपसे बायोमेंटर्स में नहीं लेता है, कोई भी एजेंट हमारा आपसे नगद पेमेंट नहीं लेता है। एवरीथिंग शुड बी थ्रू सिस्टम, वो एप्लीकेशन के थ्रू होगा या वेबसाइट के थ्रू होगा, ठीक है। तो कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई पेमेंट मत करना, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई कंटेंट को शेयर मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर आपके कंटेंट पे एक इंबॉसिंग रहेगी और उससे आप मालूम चल जाएगा किसने कंटेंट शेयर किया है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। बायोमेंटर्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़े रहिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी हो, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करना हो तो उस टेलीग्राम पे हम शेयर करते हैं। तो बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन का अपना एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, ठीक है। फिर फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, ट्विटर है ऑफिशियल, सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। याद रखिए, अंत में मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा बेटा, यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम ए टोटली डिफरेंट लाइफ। याद रखो बेटा, ये 2 साल जिंदगी के तुम्हारी लाइफ को बना देंगे। तुम या तो अपना निर्माण कर लो या वक्त को बर्बाद कर दो। तुम ये 2 साल तुम डिसिप्लिन रह लिए बेटा, तुम्हारी लाइफ अलग होगी। तुम डॉक्टर होगे, गले में स्टेथोस्कोप होगा, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होगी, तुम्हारे पास सब कुछ होगा बेटा। मैं सच कह रहा हूं तुमसे, एक डॉक्टर बनना आज भी समाज में बहुत ही रिस्पेक्टेबल चीज है। वो मान सम्मान पैसा सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा। तुम चाहते हो अपनी जिंदगी में बेहतर परिवर्तन करना, तो प्लीज बी सीरियस, जुड़ जाओ, मेहनत करो बेटा, ठीक है। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा आपसे, मुझे बेटा आप पर पूरा भरोसा है, आपकी कैपेबिलिटी है, पूरा भरोसा, क्योंकि आप वो बच्चे नहीं जो इंतजार कर रहे हैं, अभी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप वो बच्चे जो अभी पढ़ने आ चुके सिस्टम के अंदर। आपकी पहली तो जीत यही है कि आपने जुड़ गए बायोमेंटर से, सिस्टम में पढ़ने आप आ चुके हो, मतलब आप प्रतिबद्ध बच्चे हो। आप देश के लाखों बच्चों में से बेहतर हो जो अपने करियर के बारे में सोच रहा है, ठीक है। जय हिंद बेटा, मेहनत करते हैं अच्छे से, बढ़िया रिजल्ट लेके आते हैं ना। ऑल द बेस्ट।